हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल कुमार एंड ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स आज मैं नीट का एग्जाम लेके आया हूँ जिसमें मैं 2015 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा। एंड ध्यान से देखना इस चीज को कि मैंने 37 क्वेश्चन ऐसे फिगर आउट किए हैं कि विदाउट सोल्यूशन, विदाउट यूजिंग दोज मच फॉर्मूलाज हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट सॉल्यूशन। तो ध्यान से इस चीज को समझना। अगर इस वीडियो का ढंग से आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से ये वाला क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, क्वेश्चन पेपर हाथ में रखो, फिर यहाँ पे देखो कि कैसे कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इट विल बी बेनिफिट, बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे उसने बोला कि अपने पास एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम गिवन है। हमने क्या करना है, सरफेस टेंशन के वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री क्वांटिटीज। तो अपने पास बाय फॉर्मूला सरफेस टेंशन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होएगा। अगर इसकी मैं डायमेंशन चेक करता हूं तो अपने पास क्या आएगा, mlt माइनस 2 डिवाइड बाय l। तो ll कैंसिल हो जाएगा, l गेट mt माइनस 2। तो ध्यान से देखना है इस लॉजिक को कि मैं तीन क्वांटिटी, दीज आर एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम को कितनी पावर्स के साथ एक दूसरे से मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई विल गेट mt माइनस 2 डायमेंशंस। ध्यान से देखो, एनर्जी की डायमेंशंस क्या होंगी, दिस विल बी ml स्क्वायर t माइनस 2। हमें चाहिए m एंड t माइनस 2 चाहिए, तो m और t माइनस 2 चाहिए, l गायब करना होगा। l गायब कैसे होगा, अगर मैं वेलोसिटी का माइनस नेगेटिव पावर में करता हूँ। वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, lt माइनस 1। ध्यान से देखो इस बात को, lt माइनस 1 वेलोसिटी है। अगर मैंने लेंथ कैंसिल करनी है तो आई नीड माइनस 2। सिमिलरली अगर इसको माइनस 2 से करूंगा मल्टीप्लाई तो इट बिकम्स प्लस 2। तो अपने पास लेंथ कैंसिल होगी, t कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बन गया, एनर्जी, वेलोसिटी माइनस 2। एंड हमें अब क्या चाहिए, t रेज़ टू माइनस 2 चाहिए। तो टाइम क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 करना पड़ेगा। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा बनेगा, ध्यान से देखो इसका। तो अपने पास ऑप्शन बन जाएगा बी ऑप्शन, जिसमें हमें प्रॉपर मिल रहा है उसका सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट इसको अंडरस्टैंड करो ध्यान से। और सिमिलरली अगर हम चेक करते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी की इक्वेशन हमें गिवन है, vx इज इक्वल टू bx रेज़ पर माइनस 2। तो अपने पास जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कितना गिवन है, bx रेज़ पर माइनस 2 है। हमने क्या करना है, हमने एक्सेलरेशन निकालनी है। और बाय फॉर्मूला एक्सेलरेशन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू dv बाई dt। इट मींस हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ चाहे विद रिस्पेक्ट टू t है चाहे विद रिस्पेक्ट टू x है, तो अपने पास क्या होगा, जो पावर होगी x2n माइनस 1 होगी, क्योंकि पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अपने पास आंसर में क्या आएगा, -1 होगा। बट यहाँ पे ध्यान में रखना क्या है, जो यहाँ पे वेलोसिटी है दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ t। तो हमारे पास क्या होगा कि वेलोसिटी से दोबारा मल्टीप्लाई होगा। तो जिस ऑप्शन में अपने पास x रेज़ पर माइनस 2n है वो वाला कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। कौन सा बच गया, एक c बच गया, एक a बच गया। तो अपने पास यहाँ पे देखना है कि माइनस ऑप्शन कौन सा है। माइनस ऑप्शन जो है अपने पास a ऑप्शन में है, क्योंकि b ऑप्शन में हमारे पास +1 है। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगर इसका आप चाहते हो सोल्यूशन देखना तो यहाँ पे देखो क्या करूंगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द dx। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, dv बाई dx इंटू dx बाई dt। तो dx बाई dt क्या बन जाएगा, इट बिकम्स वेलोसिटी एंड साथ में ये क्या आएगा, dv बाई dx। तो एक तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव से अपने पास क्या बनेगा, 2n माइनस 1 बनेगा। दूसरा वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर इस टर्म को मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इस -2n वाला इससे ऐड हो जाएगा। तो -2n और -2n होएगा -4n, और -1 इक्वालिटी पड़ा है, इसलिए अपने पास ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन। होप सो आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बट ये एक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। और हमारे पास हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में उसने जो भी दिया हुआ है ध्यान से उसको स्टेटमेंट को रीड करो। अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में भी कंफ्यूजन है तो जस्ट इस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन चेक करो। अगर आपको क्वेश्चन देखने में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए मैंने इस सैंपल पेपर या फिर इस पेपर की जो PDF फाइल है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से डाउनलोड करके समझ सकते हो। अपने पास 2 ब्लॉक है, एक मास m1 का ब्लॉक है, एक b ब्लॉक है जिसका मास अपने पास m2 है। तो ध्यान से समझो इस बात को, m1 एक साइड पे है, m2 दूसरी साइड पे। और अगर इस पॉइंट पे देखते हैं तो अपने पास हमने फाइंड करना है टेंशन की क्वांटिटी। टेंशन की क्या आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जिस ऑप्शन में अपने पास मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं होएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो ध्यान से देखो यहाँ पे
अब इस ऑप्शन में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में मास है इंटू ग्रेविटी है, डिनोमिनेटर में मास है इंटू न्यूमरेटर में ग्रेविटी है, तो ये आपस में इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट। तो अपने पास इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जी, और इसमें भी जी बचेगा, नहीं ये वाले में नहीं होएगा, सेकंड वाले में, इस वाले में जी होएगा। तो अपने पास ये आइसोलेशन के फॉर्मूले बनते हैं, तो डायमेंशंस नहीं मैच करी, जिस वजह से हम ए एंड डी ऑप्शन को क्या करेंगे, खत्म। अब ध्यान से देखो, अपने पास क्या बनता है, दो चीजों का प्रोडक्ट है, नीचे एक चीज है, सिर्फ मैं डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग द टोटलिंग, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस ऑप्शन में भी डबल है और नीचे एक सिंगल है, बट अगर हम ऑब्जर्व करें न्यूमरेटर में सिर्फ फर्क है, एक में 1 माइनस म्यू के है, एक में 1 प्लस म्यू के है। अगर मैं 1 माइनस म्यू के करता हूँ तो वैल्यू काफी छोटी हो जाएगी, और अगर मैं 1 प्लस म्यू के करता हूँ तो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। और काइनेटिक जो फ्रिक्शन होती है उसकी वैल्यू क्या आती है, नॉर्मली 0.2। तो ध्यान से इस बात को समझो कि जिस मूवमेंट पे जब एक ब्लॉक नीचे होएगा एक ब्लॉक ऊपर होएगा, तो टेंशन की वैल्यू जो होगी वो कम नहीं होएगी, टेंशन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ज्यादा होगी। तो अपने पास 50-50 चांस बनता है एक सी ऑप्शन का, एक बी ऑप्शन का। तो हम क्या करेंगे, हम उसके ज्यादा वाला पोर्शन लेंगे जो टेंशन के मामले में हमेशा होता है। तो अपने पास क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन बन जाएगा, और सी नहीं रखना। अब यहाँ पे आपके पास याद रखने वाला क्या चीज है कि जिसमें वैल्यू कम हो रही है वो कंसीडर नहीं करना, कंसीडर क्या करना है जिसमें वैल्यू बढ़ रही है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आना होगा। तो हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, 5th क्वेश्चन। इसको मैं यहाँ से इसका सोल्यूशन रब कर देता हूँ। तो 5th क्वेश्चन का जो है स्टेटमेंट नीचे दी हुई है, बट इसका हाफ जो पोर्शन है वो ऊपर कंप्लीट किया हुआ है। तो ध्यान से देखो, दो मासेस है, एक 4 kg 2 kg, और उस पर फोर्स लगाई हुई है 14 न्यूटन। और इसका सेकंड पार्ट जो ऊपर दिया हुआ है, ध्यान से देखो, इसमें अपने पास 4 kg है, ठीक है, एंड यहाँ पे ये 3 kg है, ये वाला 2 kg है, यहाँ पे फोर्स लगी है 14 न्यूटन। अगर हम इसका टोटलिंग करते हैं तो टोटलिंग कितनी आ जाएगी, 14 इज इक्वल टू, एक बार इसका मेरे को चेक करना पड़ेगा स्टेटमेंट क्या है, एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या है, ए बी सी मासेस कितने हैं, एक 4 kg है, 2 kg है, 1 kg है। तो मैं स्टेटमेंट को गलत रीड कर गया, यहाँ पे 2 kg है, यहाँ पे 1 kg है। तो अपने पास क्या हो रहा है, 14 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और टोटल मास कितना है अपने पास, 421, दैट इज इक्वल टू 7a। तो एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम की क्या हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड के। ध्यान से इस बात को समझो कि अपने पास पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है कि जो 4 kg पे कांटेक्ट फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब इस बात को समझो, यहाँ पे अगर मैंने निकालना है कि यहाँ इस पोर्शन में फोर्स कितनी लग रही है, तो मेरे को ये 2 kg और 1 kg वाला कंसीडर करना पड़ेगा। इसका मेथड होता है कि एक्सेलरेशन को लास्ट वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई कर दो। तो अपने पास क्या बनेगा, 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो अपने पास आंसर क्या आएगा, 6 न्यूटन। अब जिन बच्चों ने ये वाले बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किए होंगे उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट हाँ, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप ध्यान से इस कंसेप्ट को बुक से रिवाइज करें, आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी 6 क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको नहीं कंसीडर कर रहा। 7th वाला बड़े इजी आसानी से हो रहा है, तो कैसे होएगा, ध्यान से देखो, अपने पास 2 स्प्रिंग दिए हुए हैं, एक पी है एक के है। अपने पास ये बना कि केपी की वैल्यू के से ज्यादा, और फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि पी एंड क्यू को सेम क्वांटिटी से एक्सटेंड किया गया। तो अपने पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। और अगर एक्स सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ के पे। तो जिस क्वांटिटी की के की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी अपने पास पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन ज्यादा होगा। तो ऑप्शंस में हम फिगर आउट करते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में पी वाली क्वांटिटी की वर्क डन क्यू से ज्यादा है। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन बनता है, सी ऑप्शन कैंसिल हो गया, अपने पास ए ऑप्शन कैंसिल हो गया बिकॉज इसमें इक्वल दिया हुआ है, डी ऑप्शन कैंसिल हो गया, अपने पास सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन बचा है। तो आंसर भी अपने पास क्या है, बी ऑप्शन ही है। तो ध्यान से देखो, हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट रीड किया, सेकंड वाला रीड ही नहीं करने की जरूरत, बिकॉज ऑप्शन से सीधा आंसर आ गया कि भाई वर्क डन बाय द पी इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय क्यू। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं इजीली मेथड से। 8th क्वेश्चन देखना है अभी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 8th वाला क्वेश्चन में सभी में हमें m k इंटू टी रेज पर -1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ट्रिकी पोर्शन है जिसको हमें लेंथी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला बनता है अपने पास 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें 10th वाला पे देखते हैं। 9th भी सॉल्व करना पड़ेगा, 10th वाला बड़े इजी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखो, सिर्फ और इसकी स्टेटमेंट को समझो और
डायग्राम समझो, यहाँ पे अपने पास एक रॉड दी हुई है जिसका वेट W है, तो W ऑब्वियसली बीच में ही लगेगा, 50 सेंटीमीटर पे लगेगा। अगर वो 1 मीटर की रॉड है, उस पर 2 एजेस दिए हुए हैं, एक एज A है, एक एज B है। अब ये जो पोजीशन है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। व्हाट डज इट मीन कि जो रॉड है वो 2 हिंजेस पे स्टेबल स्टिल है। द नाइव्स एट डिस्टेंस D फ्रॉम ईच अदर, तो टोटल का इसका डिस्टेंस कितना है, D डिस्टेंस है। तो उसने पूछा है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो अपना x डिस्टेंस पे है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना, x फ्रॉम, तो अपने पास ये डिस्टेंस कितना आएगा, D माइनस एक्स। तो उसने बोला है कि भाई A पे रिएक्शन निकालनी है। अब ध्यान से समझो इस बात को, जो वेट यहाँ पे अगर हमने A पे नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है जिसको मैं R1 बोलूंगा, तो हमें पॉइंट B के अबाउट देखना पड़ेगा। तो R1 का पोजीशन कितना है, D डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट B, और W का डिस्टेंस कितना है, D माइनस एक्स। तो अपने पास ऑप्शन में D माइनस एक्स और D वाला पॉइंट होएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं हमारे पास, XD खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, एक ही ऑप्शन बच गया जिसमें D माइनस एक्स एंड D दोनों क्वांटिटीज गिवन है। तो होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम टॉर्क बैलेंस की बात कर रहे थे, τ1 इज इक्वल टू τ2, बट मैंने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ बिकॉज हमें सिर्फ 2 क्वांटिटीज देख के ही इसका आंसर पता लग गया, इजीली पता लग गया। अगर आपको फिर भी लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत ही कंफ्यूजन है, तो जस्ट आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करो और फिर ध्यान से देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम 11th क्वेश्चन देखेंगे। 11th क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से देखो। यहाँ पे पहले तो स्फेरिकल कह रहा है बट शेल कह रहा है, तो शेल क्या होता है, होलो स्फीयर, तो उसका अपने पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, दैट इज 2/3 mr स्क्वायर। अब 3 अपने पास फिगर्स है, अब 3 फिगर्स का अपने पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, 3 टाइम्स 2/3 mr स्क्वायर। गॉट इट, ये क्लियर, तीनों फिगर्स का आ गया। अब इस फिगर का यहाँ से डिस्टेंस आ रहा है, इस फिगर का यहाँ से डिस्टेंस आ रहा है, तो अपने पास इन दोनों का mh स्क्वायर क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ m इंटू h स्क्वायर। ध्यान से देखो इस चीज को, तो यहाँ पे आ गया 2mr स्क्वायर प्लस ट्वाइस mr स्क्वायर, तो अपने पास कितना बनेगा 4mr स्क्वायर। अगर ये सॉलिड स्टेट वाला होता तो अपने पास आंसर होना था B, दैट इज 2/5 mr स्क्वायर, बट स्टिल इट इज गिवन शेल। दो तरफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक तो यहाँ पे स्फेरिकल शेल बोला हुआ है इसने, और साथ में ही एक और जगह पे इसने शेल वर्ड यूज किया हुआ है, ये वाला वर्ड। तो अपने पास यहाँ से हिंट मिलता है कि ये 2/3 वाला लॉजिक है, दिस इज नॉट अ 2/5 लॉजिक और सॉलिड स्फीयर नहीं है। तो अपने पास आंसर क्या आएगा, C अपना सही आंसर है, B आंसर नहीं है। होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको पता लग गया होगा। इसमें जो यूज किया है मेथड दैट इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो अपना बेसिक का फंडा होता है सेंटर ऑफ मास चैप्टर में। नेक्स्ट हम 12th क्वेश्चन देखते हैं जो केपलर लॉ का है, काफी इजी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में देखो ध्यान से, उसने बोला t² इज इक्वल टू kr³ है, तो अपने पास k की वैल्यू क्या आएगी। इसका हम ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन से देखेंगे कैसे आंसर हम फिगर आउट कर सकते हैं। 12th का आंसर देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, F की वैल्यू ये होती है, और ग्रेविटेशन का जो लॉजिक होता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स अस रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अपने पास इस वाले ऑप्शन में एक तो GM आ गया, ठीक है, एक ओमेगा आ जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं हम, ओमेगा और GM कहाँ पे है, GM GM GM, तो यहाँ पे तो है नहीं यार ये, तो अपने पास आंसर सीधा आ गया। तो हमें सॉल्व करने की जरूरत क्या है, ध्यान से समझो इस चीज को, k इज इक्वल टू G नहीं हो सकता, k इज इक्वल टू 1/G नहीं हो सकता, बिकॉज m नहीं है, मास नहीं है, यहाँ पे m है अपने पास। और अगर आप इस इक्वेशन को प्रॉपर सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस आंसर। बट जरूरत क्या है, एक लाइन से अगर हमें पता लग रहा है ऑप्शन देख के, तो हमें जरूरत क्या है, यहाँ पे m नहीं है, ये भी गया, तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ A ऑप्शन बची। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, जो 13th क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करो कि अपने पास 2 बॉडीज हैं, एक बड़ी बॉडी है एक छोटी बॉडी है, दोनों में से डिस्टेंस कितना है 12 बार। तो एक बात समझो मैं कैसे कर रहा हूँ। अब कॉमन सेंस क्या कहती है, एक पतला बंदा एक मोटा बंदा, अगर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे रस्सी से, तो जो पतला आएगा ऑब्वियसली वही ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब इसका जो हाफ डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 6r। उसने बोला छोटी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स के रीजन के कारण अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो बड़ी बॉडी होगी उसका डिस्टेंस 6r से कम होएगा, जो छोटी बॉडी होगी उसका डिस्टेंस 6r से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन देख लो भाई,
4.5 इज नॉट एन आंसर बिकॉज दिस इज लेसर देन 6 और 1.5 2.5, तो ऑप्शन कौन सा बचा? सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन, मतलब कि जो छोटी बॉडी होगी वो हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और यहाँ पे एक ही ऑप्शन में हाफ से ज्यादा डिस्टेंस दिया हुआ है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा। और 14th क्वेश्चन भी 2 लाइनों से में ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो, उसने बोला है डेप्थ ऑफ एन ओपन ओशन इज 2700 मीटर, और उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी दी हुई है। हम क्या करेंगे? हम इसकी जो पावर्स है उसको नहीं कंसीडर करेंगे, बिकॉज ध्यान से देखोगे ऑप्शंस में अपने पास पावर्स तो सभी की सेम दी हुई है, तो हमें क्या जरूरत है कंसीडर करने की? हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज पिक करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू फिट हो रही है। अब यहाँ पे 1.0 है, यहाँ पे 1.4 है, यहाँ पे 1.2, यहाँ पे 0.8। होप सो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। और डेंसिटी वाटर की गिवन है, फ्रैक्शनल कंप्रेशन वगैरह फाइंड करना है। चलो, हमें फ्रैक्शनल कंप्रेशन फाइंड करना है, डेल्टा V बाई V फाइंड करना है। जो अपने पास बल्क मॉडुलस होता है वो क्या होता है? डेल्टा P डेल्टा V बाई V, ठीक है। और अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी के लिए अपने पास क्या आ जाता है? 1/c इज इक्वल टू डेल्टा P डेल्टा V बाई V। तो अपने पास डेल्टा V बाई V कितना आएगा? डेल्टा P इंटू कंप्रेसिबिलिटी। इट मीन्स जो प्रेशर होएगा वो होता है h रो g इंटू c। रो भी अपना 10 का मल्टीपल होएगा, डेंसिटी भी 10 का मल्टीपल में होती है। हाइट की वैल्यू कितनी गिवन है? 2700। c की वैल्यू कितनी गिवन है? दैट इज 45। तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करूंगा। ध्यान से देखो कैसे करना है। 27 को मैं 0 ऐड कर देता हूं बिकॉज आई एम नॉट कंसीडरिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पावर्स, आई एम ओनली कंसीडरिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फ्रंटल पोर्शन। तो अगर मैं इसको 3 कंसीडर करता हूं, इसको 4 कंसीडर करता हूं, तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 12 का आ जाएगा। तो आंसर अपना 1.2 के आसपास होगा। तो यहाँ पे देखो अपने पास बी ऑप्शन ही बनता है। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? 1.2। हमने क्या किया है? सिंपल 2 टर्म्स दी हुई है, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट द आंसर। बट ये ध्यान में रखना कि बेसिक नॉलेज को ध्यान में रखना है। दीज आर द स्पीड कैलकुलेशन, दीज आर द फास्ट मेथड जो हम इजीली कर सकते हैं। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 15th क्वेश्चन भी हो जाएगा आराम से अगर इसका कंसेप्ट देखोगे आप। 15th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक विंड है, तो अपने पास जैसे जब काफी ज्यादा एयर ब्लो करती है तो जो रूफ्स होती हैं वो अप जाती हैं। तो सबसे पहले तो डाउनवर्ड वाला ऑप्शन ही खत्म, 2 बच गए, अपवर्ड वाले। और ध्यान से देखोगे इसमें भी क्या लॉजिक चल रहा है, एक में 2.4 एक में 4.8 है। इट मींस ये 2 मल्टीपल चल रहे, पावर सभी की सेम है। अगर पावर सभी की सेम है तो हम अगेन वही फंडा यूज करेंगे कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को ध्यान में रखेंगे और हम पावर्स की बात नहीं करेंगे। और अगर हम बात करते हैं बर्नौली थ्योरम की, तो बर्नौली थ्योरम में क्या आ जाता है? Pi माइनस P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2G। अब इसमें G कैंसिल हो गया, Pi माइनस P नॉट की वैल्यू कितनी बन जाएगी? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2 इनटू रो। तो अपने पास ये ऑप्शन कौन सा बन गया? P1 माइनस P2 का। और हमने फाइंड करना है कि भाई कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स का फॉर्मूला अपने पास क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को, और एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब कोई रूफ है, रूम है, कमरा है, उसके ऊपर जो भी रूफ है, यहाँ पे एक स्पीड 40 की जा रही है, अंदर तो स्पीड 0 ही होगी, तो अपने पास एक वेलोसिटी वैसी कैंसिल होगी। तो बना क्या? बाई 2। अगर इसको सॉल्व करते हैं 40 इंटू 40 इंटू डेंसिटी कितनी गिवन है? डेंसिटी अपने पास दी है 1.2 डिवाइड बाई 2। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ 20 आ जाएगा, 20 इंटू 40 कितना बनेगा? और 1.2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हमें एरिया से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी स्क्वायर डेंसिटी इंटू 2 हुआ है, तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसकी कैलकुलेशन मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, ईजी हो जाएगा। 20 इंटू 40 इंटू 1.2 इंटू 250, तो अपने पास कैंसिल हो गया ये सब। ध्यान से देखो इस बात को, 40 को 250 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट विल आई विल गेट इन द मल्टीपल ऑफ 10 और 1000। तो अपने पास क्या ऑप्शन बनेगा? 1.2 एंड 2 का मल्टीपल। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अपने पास क्या आ जाएगा? 24। इट मींस आंसर में क्या आएगा? 2.4 का डिजिट होएगा। तो अपने पास आंसर क्या आएगा? 2.4 का डिजिट। तो अपने पास आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। होप सो ये समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से देखो किया क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब कोई रूफ किसी रूम की होगी तो उसके ऊपर अगर विंड ब्लो करेगी तो 40 की स्पीड से कर रही है। इनसाइड अपने पास विंड क्या है? 0 की स्पीड पे है। अगर बर्नौली थ्योरम में अप्लाई करता हूँ तो अपने पास चेंज इन प्रेशर क्या आएगा? v स्क्वायर बाय 2 इंटू रो। और फोर्स फाइंड करनी है तो ऑटोमेटिकली आई विल मल्टीप्लाई द एरिया ऑफ द रूफ। तो
एरिया से मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर दैट इज 24। तो अपने पास अगर 24 आ रहा है तो ऑप्शन में 24 ही है और 48 नहीं है आंसर। होप सो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं कौन से वाला सॉल्व करना है। इसमें आ जाता है अपने पास ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन ध्यान से देखो। अपने पास 3 अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं, इंटेंसिटी दी हुई है, ग्रीन है, एक वायलेट है और साथ में अपने पास दिया हुआ है एक रेड कलर। जो वायलेट वाला है वो P है, जो ग्रीन वाला है वो अपने पास PQ वो Q है और जो अपने पास रेड वाला है वो एक मिनट जो अपने पास P है QR इट इज फाउंड टेंड्स टू वायलेट इज मैक्सिमम P में अपने पास वायलेट है दैट इज द राइट थिंग। Q इज द मिनिमम मैक्सिमम इन द स्पेक्ट्रम ऑफ R। तो अपने पास ग्रीन वाला R की तरफ है और रेड वाला Q की तरफ है। और अभी समझो बात को, अगर हम Q के अकॉर्डिंग चलते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? ऑटोमेटिकली इसकी एनर्जी होगी वायलेट की। तो पहले वायलेट आ जाता है तो वायलेट की एनर्जी ज्यादा है, P की एनर्जी ज्यादा है। सेकंड वाला ग्रीन आएगा, ग्रीन की एनर्जी ज्यादा है इससे, तो ठीक है भाई ग्रीन की एनर्जी वायलेट से कम है। थर्ड वाला रेड में आ जाएगा, रेड के कौन से में आ जाता है? Q में आ जाता है। तो अपने पास ऑर्डर क्या बनता है? PRQ। सिंपल, चेक इट आउट। जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी हॉट बॉडी होगी। तो अपने पास ऑप्शन क्या आएगा? P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर, P इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन Q। तो ऐसे ऑप्शन बनेगा। तो अपने पास आ जाता है ऑप्शन हो जाएगा P इज ग्रेटर देन R देन ग्रेटर देन Q। तो अपने पास ये ऑप्शन बनेगा। होप सो ये इजीली समझ में आ जाएगा। और मैंने कुछ इसके मेथड चेक किए थे, वो काफी ज्यादा लेंथी सॉल्यूशंस हैं, तो आई वुड नॉट रिकमेंड टू एनीवन टू डू दोस थिंग्स बिकॉज कंबर्सन ज्यादा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से आएगा जो हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 21st क्वेश्चन है। 21st क्वेश्चन बड़ा इजी है। कैसे इजी है? उसमें सिंपल गामा की वैल्यू पूछी है। अगर जिन बच्चों को इसका फॉर्मूला याद है भाई वो बहुत इजी मेथड से कर लेंगे। क्या जरूरत है करने की, सॉल्व करने की, जब ये सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। मतलब करना कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूला ही है। सिमिलरली 22 क्वेश्चन देखो ध्यान से। इसमें y1 की वैल्यू बोली हुई है a sin ओमेगा t और y2 की वैल्यू है b cos ओमेगा t। एक अपने पास sin है, एक अपने पास cos है। sin का कोएफिशिएंट ये है और cos का कोएफिशिएंट भी है। तो अपने पास सबसे पहले तो याद रखना है कि भाई जहाँ पे sin और cos कंबाइन होंगे ऑटोमेटिकली दे विल फॉर्म SHM। तो अपने पास उनका एम्पलीट्यूड भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका जो सॉल्यूशन होएगा उसको समझने के लिए आप सिर्फ ये समझो जो इंटरफेरेंस वाला पैटर्न किया था YDS एक्सपेरिमेंट से पहले वाला प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, उसमें सारा कुछ ये ही डेरिवेशन बनती है जिसमें अपने पास बनता है r स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अपने पास ऑप्शन एक ही सिर्फ एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन गई, ये गई और अपने पास ऑप्शन सिर्फ बनी जिसमें हमें अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गिवन है, जो समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगर आप चेक करोगे 17th क्वेश्चन भी इजी है, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट वन। ध्यान से समझो। पहले वाली बॉडी 100 और 110 के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है। सेकंड बॉडी के बीच में अपने अगर 100 और 100 के बीच में है तो इसमें डिफरेंस कितना है? 10 डिग्री का, जिससे एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है? दिस इज इक्वल टू 4 जूल पर सेकंड। एंड दूसरी वाली बॉडी में क्या है? 200 से 210 के बीच में डिफरेंस है। तो अपने पास अगर हीट ट्रांसफर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ हमें टेम्परेचर चेंज चाहिए जो न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग था। तो अगर इसमें भी 10 डिग्री है तो अपने पास आंसर क्या बनेगा? सिंपली 4 जूल पर सेकंड। तो ध्यान से समझो इस कंसेप्ट को कि अगर हीट चेंज करनी है तो हमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस मैटर करेगा, कोई इनिशियल और फाइनल वैल्यू मैटर नहीं करेगी, ओनली डिफरेंस मैटर करेगा। सिमिलरली अगर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, कार्नोट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी अपने पास 1/10 है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या? वर्क डन बाय Q1। तो अपने पास वर्क डन कितना है? 10 जूल। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बना? 1/10 इज इक्वल टू 10 ओवर Q1। तो Q1 कितना आ गया अपने पास? दैट इज इक्वल टू 100 जूल। अभी वर्क डन अपने पास 10 है, Q1 अपने पास 100 है, तो ऑटोमेटिकली Q2 क्या बनेगा भाई? इट बिकम्स 90 जूल। दैट्स इट। हीट जो हो रही है दैट इज इक्वल टू 100 जूल। वर्क कितना हो रहा है? 10 जूल। तो कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम से? दैट इज इक्वल टू 90 जूल। कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है? अभी 19th क्वेश्चन देखते हैं। आई डोंट थिंक सो ये डिफिकल्ट है, इसको भी आप आसानी से समझ सकते हो, बहुत सिंपल है। स्टेप्स को समझो। उसने बोला है A to B गया तो उसमें 400 जूल हीट ऐड कर दी। अगर B to C गया तो उसमें कितनी ऐड कर दी? 100 जूल। अभी टोटल हीट कितनी ऐड होगी सिस्टम में? 500 जूल। और अभी अगर A to C जाएगा इस पोर्शन में, ऑलरेडी सिस्टम में 500 जूल हीट ऐड हो चुकी है। एंड A to C अपने पास एरिया जो वर्क डन होएगा दैट इज इक्वल टू P डेल्टा V, जिसको बोल सकते हैं एरिया। तो एरिया कितना आ रहा है? हाफ
इसका डिफरेंस कितना है 2, इसका डिफरेंस कितना है 4। अगर इसको सॉल्व करता हूं मैं पूरी की पूरी वैल्यू को, एक तो इसका प्रेशर आ गया, दूसरा इसका वॉल्यूम आ गया, तो सॉल्व करके कितना आएगा 40 जूल। ध्यान से समझो 500 जूल हीट हमने सिस्टम में ऐड की है और 40 जूल वर्क डन हो रहा है, तो रिमेनिंग क्या बच गया, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो जहाँ वैसे यहाँ पे कंजर्व है, तो अपने पास इंटरनल एनर्जी क्या आएगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 500 माइनस 40, दैट इज 460 जूल। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। सिमिलरली अगर 23rd क्वेश्चन देखते हैं, तो 23rd क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है। इजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप देख ही रहे हो कि एक्सप्लेन करते हुए भी मैं इजीली सॉल्व कर पा रहा हूँ, और अगर अपने आप करना होता तो ऑटोमेटिकली इजी होगा भाई। इसमें कुछ चीजें होती हैं जो आपको रिमेंबर रखनी पड़ेंगी, जैसे अगर पार्टिकल एसएचएम एक्सक्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है, तो अलग अलग पोजीशंस है। लेट्स से मैं पेंडुलम की एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे x1 आ गया, यहाँ पे x2 आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2। तो कॉमन सेंस क्या कहती है यार, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने टाइम पीरियड देखना है, टाइम पीरियड देखना है, तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा 2π/L/g होगा। या फिर हमें डायमेंशंस मैच करनी पड़ेंगी, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, इनकी डायमेंशंस मैच कर रही हैं, और दो ऑप्शंस की डायमेंशंस मैच नहीं कर रही। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं ए ऑप्शन उठाता हूँ तो ऊपर न्यूमरेटर में लेंथ है, नीचे क्या है L² t-2, ये कैंसिल हो गया, t ऊपर जाके बन जाएगा t स्क्वायर का अंडर t हो जाएगा। तो इट मींस जो जिस ऑप्शन में x और v है, बट x न्यूमरेटर में है, v डिनोमिनेटर में, वो वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें नहीं हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता, ये हो सकता है। और अभी क्या याद रखना है कि एक्चुअल में जब भी अपने पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो उसमें हमेशा माइनस होएगा। माइनस होएगा तो अपने पास ऑप्शन कौन सी बनेगी, जिसमें माइनस अवेलेबल है। जो मेरे को अभी विजिबल हो रहा है उसमें मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज दिख रही है जो फिजिबल लग रही है, बिकॉज ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ऊपर में x2 - x1 की है, डिनोमिनेटर में v1 - v2 है, बट अपने पास क्या है x1 - x2 ओवर v1 - v2। तो ये एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस पैटर्न इज नॉट करेक्ट, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को। ध्यान से समझो इस बात को, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है और कितनी आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी 24th क्वेश्चन है, इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा, बट 20th क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें वर्क डन निकलेगा, बट उसने पूछा हुआ है इंटरनल एनर्जी। बट हाँ 25th क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। 25th क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर करो, उसने बोला हुआ है कि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने पास चलता है A इंटू स्मॉल r, वैसे स्मॉल a होना चाहिए, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है। तो अपने पास जो गॉस थ्योरम होती है वो क्या होती है, E.ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड इन द सिस्टम। तो E कितना अपने पास A इंटू a मैं साइड बोल रहा हूँ, तो r जो है इंटू ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा 4πr² which is equal to q by epsilon naught। तो q कितना आ जाएगा 4π epsilon naught into a cube। तो आंसर चेक करो, 4π epsilon naught into a cube, 4π epsilon into a cube, that's it, the answer is simple। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 26 है। दिस इज अ प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ध्यान से समझो इस बात को कि अगर अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, उसके क्रॉस हमने सेल की वोल्टेज V अप्लाई किया है, उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर डिस्कनेक्ट कर दिया तो याद रखना है कि अगर जिस टाइम पे हम सेल को साइड पे कर देते हैं कैपेसिटर से, तो उसमें क्या चीज सेम रहती है, दैट इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो ऑप्शन हमने फाइंड करनी है इनकरेक्ट कौन सी है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड करने के लिए हम यही पॉइंट देखेंगे कि चार ऑप्शंस में से चार्ज वाला कौन सा बोला हुआ है। तो चेक करते हैं, तो उसने बोला चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, तो ये वाला गलत ऑप्शन है। उसने पूछा इनकरेक्ट है, ये वाला गलत क्वेश्चन है। इट मींस अगर मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करता हूं तो उसके चार्ज सेम रहेगा, बाकी सब कुछ चेंज करेगा, वोल्टेज चेंज करेगी, कैपेसिटेंस चेंज करेगी, ईएमएन की एनर्जी भी चेंज करेगी। और तीन ऑप्शंस में यही बोला गया है कि तीनों चीजें चेंज करनी है, बट चार्ज हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग याद क्या करना है, अगर सेल को कैपेसिटर से रिमूव कर दिया तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, अगर सेल के साथ सेल कैपेसिटर कनेक्टेड है तो अपने पास उसके क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। उसमें क्या बोला हुआ है, हाँ ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि अगर अपने पास एक मेटालिक कंडक्टर है जिसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है, लेट्स से मैं ऐसी शेप ले लेता हूँ,
तो कौन सी क्वांटिटी है जो हमेशा फिक्स रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगी, उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी, तो ये फिक्स नहीं रहेगा। सिमिलरली करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी अपने पास होता है करंट डिवाइड बाय एरिया, चाहे उसको 4 पाई या आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, चाहे इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपने पास कौन सी फिगर दी हुई है। तो ये वाली चीज सेम नहीं रहेगी, ये चेंज करेगी कि बिकॉज इसका एरिया चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज करेगा, बट क्वांटिटी कौन सी सेम रहेगी? दैट इज इक्वल टू करंट। तो हमें याद क्या करना है? अगर पाइप वेरिएबल डायामीटर के हम यूज कर रहे हैं, बट पीछे से जो फिक्स क्वांटिटी आ रही है पानी की, सारे के सारे टाइम पे वही क्वांटिटी जाएगी। क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड करंट। तो अपने पास ऑप्शन क्या बनेगा? दैट इज इक्वल टू करंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी 28th क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 28th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर के अपने पास लेंथ दी हुई है 4 मीटर, जिसकी रेजिस्टेंस है 8 ओम। हमें क्या चाहिए? हमें बैटरी दी हुई है जो 2 वोल्ट की दी हुई है, ठीक है। हमने इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगानी है, ऐसी रेजिस्टेंस लगानी है कि अपने पास इस वायर के अक्रॉस, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो, दैट विल बी इक्वल टू 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। होप सो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। और ध्यान से देखो, 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस हमें चाहिए 1 मिली वोल्ट, तो अपने पास 100 सेंटीमीटर के क्रॉस कितनी होएगा? दैट विल इक्वल टू 100 मिली वोल्ट। सिमिलरली अगर 4 मीटर की बात करता हूं तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, इट बिकम्स 400 मिली वोल्ट। अगर इसको मैं वोल्टेज में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 400 डिवाइड बाय 1000 वोल्ट। तो मेरे पास बन गया दिस इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट। अब इस 0.4 वोल्ट के क्रॉस अपने पास कितनी रेजिस्टेंस है? दैट इज इक्वल टू 8 ओम। अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं V इज इक्वल टू IR, तो अपने पास क्या हो जाएगा? 0.4 इज इक्वल टू करंट इनटू R, दैट इज इक्वल टू 8 ओम। तो करंट कितना आएगा? 0.4 बाय 8। इसको अगर सॉल्व करता हूं मैं तो मेरे पास आएगा 1/20 एम्पियर। तो अभी क्या करना है? अभी 2 वोल्ट की बैटरी है जिसकी पोटेंशियल को हमने इस टोटल के क्रॉस कन्वर्ट करना है। तो अगर 0.4 इसके क्रॉस आएगा तो रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना हो जाएगा? 1.6 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस R है, करंट कितना है इसके क्रॉस? 1/20। तो अपने पास पोटेंशियल कितना चाहिए? 1.6। तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई कर तो सिंपली 1.6 into 20 कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू 32 ओम। तो अपने आंसर क्या आ जाएगा? 32 ओम। नो डाउट क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे लेंथी हो गया, बट हाँ इजी था, इसलिए मैंने अभी डिस्कस कर दिया, क्योंकि इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं लग रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज लग रही है। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। 31st क्वेश्चन भी इजी है, ध्यान से देखो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड थंब रूल लगेगा। अगर अपने पास इस सेमी सर्कल में करंट का कौन सी डायरेक्शन में है? Z2Y जा रहा है, तो अपने पास जो राइट हैंड थंब रूल होगा उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होएगा वो आई कैप में होगा, दैट इज -x, और नेगेटिव में होगा। तो ऑप्शन में फिगर आउट करते हैं कौन कौन से में माइनस आ गया। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस आई है बट ये क्रॉस है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे माइनस आ गया तो ये वाला हो सकता है। पॉसिबिलिटी काउंट कर रहा हूँ, इसकी बात में समझियो। यहाँ पे पॉजिटिव में नहीं हो सकता, यहाँ पे पॉजिटिव में नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन पॉसिबल है। तो हमें क्या जरूरत है? 2 लाइंस का देखने की, अगर हमें सिंगल लाइन से आंसर आ रहा है। होप सो आपको ये वाला क्लियर रहेगा। और याद रखना राइट हैंड रूल लगाना है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स हो जाएंगी। हम क्या देगा मेरे को? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने पास 29th क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यहाँ पे रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे B वाले की रेजिस्टेंस 1.5R, 3 वाले की रेजिस्टेंस C वाले की 3R। तो अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल में अपने पास कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसका मैं रिजल्ट निकाल रहा हूँ। 1.5 into 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 1.5, दैट कम्स आउट टू बी 1 का मतलब R। तो इस पूरे सर्किट में क्या बनेगा? एक तो A वाले की रेजिस्टेंस आ रहा है, एक दूसरे वाले इस कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस आ रहा है। तो जो पीछे से सप्लाई आ रही है वो क्या होगी? इक्वली डिवाइड होगी। किस किस के बीच में? इसके बीच में और इसके बीच में। अगर यहाँ पे वोल्टेज B आएगी तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? B हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे दोनों में वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो रही है एंड B एंड C आपस में क्या है? पैरेलल में है। तो ऑप्शन क्या आएगा? तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल वाला ऑप्शन क्या है? सिर्फ D ऑप्शन है। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। 30th क्वेश्चन देखते हैं। 30th क्वेश्चन इजी है, बट हाँ इसका जो हाफ क्वेश्चन है वो ऊपर वाली शीट में है। उसमें बोलो इलेक्ट्रॉन है जो एक सर्कल में मूव कर रहा है और हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है सर्कल में मूव कर रहा है, ध्यान से देखो,
अपने पास करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r। तो ऑप्शन देखते हैं, 0 खत्म, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, तो अपने पास कौन सा बचा, ये वाला। ध्यान से देखो क्यों खत्म कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे पाई आ रहा है, नो डाउट अपने पास 2 है यहाँ पे, पर पाई आ रहा है, ये हो सकता है। अगर इसका प्रॉपर सोल्यूशन देखना है तो जिस मूवमेंट पे इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, चार्ज पर यूनिट टाइम, जिसको हम लिख सकते हैं Q into N। N क्या होता है, रोटेशंस पर सेकंड, तो चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पे, दैट इज En। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, Ne/2r। दिस इज अ प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। होप सो आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है। ये वाला हो चुका है अपने पास, ये वाला बड़ा इजी क्वेश्चन है। ध्यान से इसके स्टेटमेंट को देख लो, क्या बोल रहा है वो। चलो मैं इसके डायग्राम से आपको स्टेटमेंट क्लियर करवा देता हूँ। नीचे इसकी डायग्राम दी हुई है यहाँ पे, ये वाला डायग्राम। अब ध्यान से देखो क्या क्या है, ये वाला डिस्टेंस x है अपने पास, इसकी लेंथ कितनी है, a है। हमने बताना है कि अगर यहाँ पे करंट आई है, ये बॉडी मूव कर रही है, तो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा। बात ध्यान से समझना, अगर ये वाला पोर्शन जा रहा है तो उसकी 2 वायर्स है, एक ये वाली वायर है, एक ये वाली वायर है। अभी 2 वायर्स जो है, एक में डिस्टेंस कितना है, x माइनस a है, दूसरे वाले में डिस्टेंस कितना है, टोटल वाला कितना हो जाएगा, दैट बिकम x प्लस a। इट मींस अपने पास जो भी ऑप्शन चाहिए, हमें x माइनस a एंड x प्लस a का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ध्यान से देखते हैं, अकेला x हो नहीं सकता, अकेला माइनस नहीं हो सकता, अकेला प्लस नहीं हो सकता, दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। दीज आर ओनली शॉर्ट ट्रिक्स, बट सिर्फ इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तभी पल्ले पड़ेंगे, तभी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड भाई कैसे हो रहा है। अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट क्वेश्चन, जो मैं नहीं प्रेफर करता। अब 33rd क्वेश्चन है, 33rd क्वेश्चन में उसने बोला है अगर मैंने सर्किट में रेजिस्टेंस R लगाई तो पावर कितनी होगी P। अगर मैं इम्पीडेंस RZ कर देता हूँ, कोई भी इंडक्टर या फिर कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करके, तो उसकी पावर कितनी बन जाएगी। तो ध्यान से समझो, जिस मूवमेंट में रेजिस्टेंस R थी, उस मूवमेंट पे अपने पास पावर क्या थी, दैट इज इक्वल टू VI, और पावर वेक्टर क्या था 1, बिकॉज उसमें कोई भी इंडक्टर या कैपेसिटर नहीं था। बट जिस मूवमेंट पे अपने पास Z बन गई, तो Z क्या बन जाएगी, E डैश इज इक्वल टू VI cos phi। तो यहाँ पे देखो क्या लॉजिक क्या चल रहा है। अगर इसको फॉर्म लेके देखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, b स्क्वायर बाय r। अगर इसको देखूंगा तो ये क्या बनेगा, v इंटू v बाई z, z एक बार आ गया। दूसरे वाला cos phi क्या होता है, दैट इज इक्वल टू r बाई z। तो अपने पास ऑप्शन में क्या आएगा, b स्क्वायर बाई z स्क्वायर इंटू r। अब ध्यान से देखो अपने पास z स्क्वायर आ गया, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, खत्म 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 खत्म। z स्क्वायर दिख गया एक, तो ऑप्शन में z स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा v स्क्वायर r को इन टर्म्स ऑफ p। तो इस दोनों की वैल्यूज को यहाँ से पुट कर सकते हैं, यहाँ से अगर पुट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, स्क्वायर की टर्म में आएगा, तो इसका आंसर सही बनेगा। एंड अगर हम देखते हैं 38th क्वेश्चन भी हो जाएगा आराम से। 38 क्वेश्चन क्या 37 भी हो रहा है। 37 में क्या बोला है, उसने बोला 2 स्लिट्स हैं जिसका डिस्टेंस है 1 mm, और उनका डिस्टेंस टोटल कितना है 1 मीटर है। मतलब अपने पास डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसके बीच में यहाँ पे 1 mm है, और स्क्रीन के डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, एंड जो वेवलेंथ यूज करा है दैट इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर। What will be the width of each slit for obtaining a maxima of double slit within the central maxima of single slit experiment? उसने बोल रहा है कि width कितनी होनी चाहिए हर एक स्लिट की, जो यहाँ पे ये वाली चीज है, so that अपने पास 10 मैक्सिमा हो। मतलब ये वाली स्लिट हमने फाइंड करना है स्मॉल d की वैल्यू, d डैश जिसको हम बोल सकते हैं। एक में जो YDX एक्सपेरिमेंट है उसमें तो हमें 1 mm दे दी, जिसको हम D1 बोलेंगे। बट अगर हमने सिंगल स्लिट की बात करना हो तो अपने पास क्या होना चाहिए, अगर सिंगल स्लिट यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखो, सेंटर मैक्सिमम सिंगल स्लिट का सेंटर मैक्सिमम कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 2 बीटा। और दूसरा क्या बोल रहा है कि 10 मैक्सिमा 10 बीटा एक का शुड बी इक्वल टू 2 बीटा सेकंड का। ये किसका है, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट का है। तो यहाँ पे अब देखेंगे तो 5 बन जाएगा, कैंसिल हो गया। अब दोनों की रेशियो क्या बनेगी, 5 लैम्डा d बाई डी इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा d बाई डी। तो अपने पास ये दोनों चीजें फिक्स है, तो 5 टाइम्स d1 इज इक्वल टू 1 बाई d2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन कौन सा है, एक d की वैल्यू दी हुई है। लेट्स अज्यूम कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी d की वैल्यू है, इधर शुड बी d1 और d2। तो हम क्या करेंगे कि या तो जो 1 mm है
उससे 5 मल्टीप्लाई होना चाहिए या 1 mm से 5 डिवाइड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आंसर होगा 5 mm, जो हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा, नहीं मल्टीप्लाई कर सकते तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अपने पास क्या बनेगा, 0.2। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन बन गया। तो हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, हम कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं कर रहे। चलो हम अब इस 38 क्वेश्चन भी इसी तरीके से करेंगे, तो ध्यान से देखना इस बात को। वीडियो को पॉज करो पहले, सबसे पहले, एंड उसके क्वेश्चंस को रीड करो। अगर फिर भी आपको रीडिंग में भी प्रॉब्लम कोई आ रही है तो आप उसका प्रिंट आउट ले लो, तो आप इजीली उसको समझ सकोगे। उसने बोला पैरेलल बीम है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट की है, वेवलेंथ लैम्डा है, डिफ्रैक्शन इज यूज हो रहा है। अगर डिफ्रैक्शन होएगा तो अपने पास विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा पे होता है 2 लैम्डा डी बाई डी। तो ऑप्शन देख लो भाई कौन सा बनता है, 2 लैम्डा डी बाई डी। 2 लैम्डा, लैम्डा ऊपर है, इसमें लैम्डा नीचे, इसमें ऊपर है। ये वाला ऑप्शन, ये वाला नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। होप सो आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि लैम्डा को हमने न्यूमरेटर में रखना है, डिनोमिनेटर में नहीं रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 भी इजी क्वेश्चन है। 38 यस, अब ठीक है। Which of the following figures represent variation of a particle momentum and de Broglie wavelength? अब de Broglie wavelength का लॉजिक क्या होता है, lambda into p is equal to constant which is called Planck's constant। तो lambda 1/p के क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक ही ऑप्शन बन रहा है भाई। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हम हाइपरबोला, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बनेगा। सिमिलरली अगर 40th क्वेश्चन देखते हैं तो 40th क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे पहले किया था, बट कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं इसकी इक्वेशन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि अगर हमने वेवलेंथ लैम्डा यूज की तो अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है 3v0। अगर हमने लैम्डा यूज की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 3v0 है। अगर हमने वेवलेंथ 2 लैम्डा यूज की तो अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, v0। हमने फाइंड करना है कि भाई इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कौन सी है। अब ध्यान से रखियो याद कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी। तो इस लॉजिक से अगर चलेंगे कि अगर वेवलेंथ 2 से 1 जा रही है तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मींस एनर्जी बढ़ रही है। अब लैम्डा होने के बावजूद, 2 लैम्डा होने के बावजूद उसकी कुछ ना कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मतलब किनेटिक एनर्जी है। तो आंसर क्या हो सकता है, लैम्डा से कम नहीं हो सकता, बिकॉज अगर लैम्डा से कम करेंगे तो उसकी इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा होगी, बट हमें क्या चाहिए, एनर्जी कम चाहिए। एनर्जी कम करने के लिए क्या चाहिए, हमें वेवलेंथ लैम्डा 2 लैम्डा से ज्यादा करनी पड़ेगी। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन है E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस EV0। पहले वाले में केस में क्या है, hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस 3EV0। सेकंड इक्वेशन में क्या देगा, hc बाय 2 लैम्डा इज इक्वल टू W0 प्लस EV0। अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 4 लैम्डा। ये दोनों इक्वेशंस लो, W0 सॉल्व करो, जो भी W0 आएगा उसकी वैल्यू पुट कर दो hc बाय लैम्डा, तो अपने पास आ जाएगा hc बाय 4 लैम्डा, ये आंसर बनता है। तो अपने पास सब कुछ कैंसिल हो गया, अपने पास लैम्डा की वैल्यू, नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 4 लैम्डा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो हम 36 नहीं 34 भी हो जाएगा भाई। तो उसमें बोले रेडिएशन है falls normally on the perfectly reflecting, यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है perfectly reflecting। अगर perfectly reflecting surface होएगी तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक करेगी, तो अपने पास मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2E/c। सिंपल बन रहा था वो, थ्योरी का क्वेश्चन है ये। तो 35th लेंथी है, 30 लेंथी तो नहीं है, बट हाँ इसका सॉल्यूशन वेरिएबल्स में, जिसकी वजह से मैं इसको नहीं अभी यहाँ पे छेड़ रहा। 36 क्वेश्चन देख लो, 36 क्वेश्चन इजीली हो जाएगा कि अपने पास 2 आइडेंटिकल थिन ग्लास लेंसेज हैं जिनमें ऐसे फिगर बन रही है। अगर आप इसको समझोगे तो बड़ी इजीली सॉल्व करोगे। अपने पास 2 थिन ग्लासेस हैं, यहाँ ग्लासेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, यहाँ पे वहाँ पे एक लिक्विड फिल कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.7। तो हमने यहाँ पे एक डेंसर मीडियम प्लेस किया, तो ऑटोमेटिकली इट विल बिहेव लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस, बिकॉज जब हम कन्वेक्स लेंस को डेंसर मीडियम में प्लेस करेंगे, डेंसर मतलब जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने ग्लास से ज्यादा होगी, तो इट विल बिकम अ डाइवर्जिंग लेंस। अगर हम डाइवर्जिंग लेंस को डेंसर मीडियम में प्लेस करेंगे तो इट विल बिहेव लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस। तो ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, अभी डाइवर्जिंग की बात कर रहे हैं, पर डाइवर्जिंग का मतलब क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं हो सकता। बट इज इट पॉसिबल कि भाई 1.7 और 1.5 का डिफरेंस तो बहुत छोटा सा है, तो अपने पास क्या फोकल है जितनी छोटी उसकी नॉट पॉसिबल, इवन दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अपने पास आंसर क्या बनेगा, -50। ये कंप्लीट
ये 50% अपने पास गेस मेथड है, 50% अपने पास ऑब्जर्वेशन है। बट जब आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो जाएगी तो अपने आप एलिमिनेशन मेथड से प्रॉपरली सॉल्व कर सकोगे। बहुत इजी मेथड है, बहुत ज़्यादा इजी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40th क्वेश्चन हो चुका है अपना, 41 नहीं, 41 सॉल्व करना पड़ेगा। 44th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसका मतलब समझो, दिस इज नॉट गेट, दिस इज प्लस गेट। और याद करो जब हमने NAND एंड NOR को दोनों को यूनिवर्सल गेट बोलते थे, ये इसका आंसर भी जो अपना थ्योरेटिकली है। यूनिवर्सल गेट क्यों बोल रहे थे? बिकॉज वी कैन ऑब्टेन और एंड एक और था अपने पास, दैट इज कॉल्ड नॉट गेट। ये 3 गेट अगर हम इन दोनों में से ऑब्टेन कर सकते हैं अरेंजमेंट में से, तो दीज आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। तो ध्यान से देखो, अगर डबल ये वाला फंडा चल रहा है तो ये और वाला है जो गेट यूज हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होने का? एंड। अब इसको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ या 2 मेथड है, या तो इसमें वैल्यूज पुट करो ट्रुथ टेबल की, यू विल गेट टू एबल, बट या फिर जाके अपनी नोटबुक में चेक करो या फिर अपनी बुक में चेक करो कि भाई इसके यूनिवर्सल गेट की डायग्राम कौन सी थी। अगर आपको डायग्राम याद है तो यू विल बी इजीली एबल टू रिकॉग्नाइज ऑल दोस थिंग्स। एंड अगर 45 क्वेश्चन में देखते हैं तो सिंपल फंड है, यहाँ से जाएगा वापस नहीं आएगा, तो जहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला कौन सा होता है? नेगेटिव खत्म, नेगेटिव खत्म, ये और ये पॉसिबल है। बट सिंस नेगेटिव वाला कभी भी फ्लो नहीं कर सकता, तो अपने पास 10 वोल्ट भी गायब होगा, तो अपने पास आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट, बिकॉज इट विल डील विद +5 एंड 0, इट विल नॉट एक्ट लाइक अ -5, तो -5 से डील नहीं करेगा। तो इसमें क्वेश्चन में ध्यान रखना, आपके पास ये ऑप्शन है इसका, ये ऑप्शन मेंशन नहीं करना। अगर हम 42nd क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन कैसे है? उसने बोला कि 2 पार्टिकल्स हैं, मासेस जिसके m1 m2 गिवन है, वो इनिशियल स्पीड u1 u2 से जा रहे हैं। जब टक्कर हुई उसके बाद उसमें एनर्जी ऐड की, इट मींस इनिशियली उसकी एनर्जी कितनी थी? हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर, बट उसमें एनर्जी बाद में ऐड की गई। बाद में ऐड की गई तो बाद में माइनस नहीं हुई, नॉट पॉसिबल। एक ऑप्शन में यहाँ पे देखते हैं m स्क्वायर किया हो, तो m स्क्वायर तो वैसे ही ऑप्शन में पॉसिबल नहीं होता, ये भी पॉसिबल नहीं, तो आंसर कौन सा बन गया? सिर्फ और सिर्फ ये वाला आंसर बना। अब ये जस्टिफाई भी करते हैं कैसे? पहले एनर्जी थी कुछ पर्टिकुलर, बाद में ऐड की, बाद में ऐड की तो मतलब क्या है? हम पहले से माइनस भी कर सकते हैं, तो ईदर इट वुड बी प्लस विद राइट साइड और माइनस विद द लेफ्ट साइड। तो अपने पास आंसर सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन ही बन रहा है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, दैट इज 43rd क्वेश्चन। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ, इतनी आप क्वेश्चन रीड कर लो कि कौन सा क्वेश्चन है। अभी 43rd इस क्वेश्चन पेपर के बारे में, और साथ साथ में मैं रेगुलर के रेगुलर आपके सॉल्यूशंस यहाँ पे डालूंगा। सॉल्यूशंस कहने को है, वैसे है तो शॉर्ट ट्रिक्स ही, बट आप अगर इससे फायदा उठाना चाहते हो तो सिर्फ आपने क्या करना है? अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करो, टेक्निक्स को समझो, बेसिक को समझो। और मैं एक बात बोल दूं कि भाई बेसिक जब तक आपको नहीं आएगा, ये टेक्निक्स आपको नहीं समझ में आएगी। एंड ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने +1 +2 का सिलेबस कर लिया है और अभी नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43rd क्वेश्चन, उसने क्या बोला है? एल्यूमिनियम है, एक टेलिनियम है। एल्यूमिनियम का 27 है मास, यहाँ पे 125 है। हमें सिर्फ और सिर्फ मास से लिंक में होना है और कुछ नहीं है। अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज इक्वल टू R 1/3, तो अपने पास पावर की रेशियो क्या चलेगी? दैट इज इक्वल टू 1/3। ऑप्शन देख लेते हैं, 125 और 27 की अगर पावर्स 1/3 करते हैं तो अपने पास क्या बनेगा? 5 and 3 बनेगा। तो 5 and 3 वाला ऑप्शन देख लो भाई, ये खत्म, ये बन गया, ये बन गया। अभी अगर टेलिनियम के बारे में बोल रहा है तो कॉमन सेंस क्या कहते हैं? टेलिनियम का साइज बड़ा होगा छोटा होगा? वो बड़ा होगा, तो एल्यूमिनियम के रेडियस से वो वाला बड़ा होएगा। होप सो आपको ये वाला चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब करना क्या है? अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम में एटलीस्ट 45 में से 38-37 क्वेश्चंस ट्रिक्स से सॉल्व करो, तो इन पेपर्स को ध्यान से देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड साथ में अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे मेरे को मेल कर सकते हो, और या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दो कि आपको कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। आई विल डिस्कस विद इट। एंड अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस करो कि किस मेथड से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और उसको डिस्कस करो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।